कालो कौवा तो मानो चिड़िया को पसंद करता था और चाहता था कि बहुत ही जल्द मानो से उसकी शादी भी हो जाए, लेकिन ये बात कालो कौवे के माता पिता को मंजूर नहीं थी क्योंकि मानो तो एक गरीब पक्षी थी। कालो कौवा तो अपने माता पिता को समझाने के लिए हर कोशिश करता है। देखिए माँ और पिताजी, मैं मानो से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरा रिश्ता लेकर उसके घर जाएं। अरे कालो, कहीं तुम्हारे दिमाग पर पर्दा तो नहीं पड़ गया? मैं तो कभी उस गरीब चिड़िया से तुम्हारी शादी नहीं करूंगी और ये बात तुम अच्छे से समझ लो। हाँ कालो, तुम हमारे इकलौते बेटे हो और हम तुम्हारी शादी किसी बहुत ही अमीर पक्षी के साथ करेंगे, ना कि उस गरीब घटिया चिड़िया से। कालो के माता पिता तो उससे ऐसे कहते हैं और बहुत जल्द ही एक रिश्ता करवाने वाले पक्षी को भी अपने घर बुलाते हैं। रिश्ता करवाने वाला पक्षी तो उन दोनों को बहुत ही अमीर अमीर घराने की पक्षियों के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कालो के लिए एक अमीर पक्षी की तलाश करने लगते हैं। लेकिन वो दोनों तो एक बहुत ही ज्यादा अमीर पक्षी की तलाश में थे जो उन्हें बहुत जल्द ही मिल जाती है और वो गौरी कवि को कालो के लिए पसंद कर लेते हैं। ऐसे ही जंगल में कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ समय बीतने के बाद कालो कौवे की शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, लेकिन कालो कौवा तो इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं था और आखिर कालो की शादी का दिन भी आ ही जाता है। कालो के मन में तो सिर्फ और सिर्फ मानो ही थी और गौरी कहती है, कालू जी, क्या आपको मालूम है कि जब मैंने पहली बार ही आपकी पिक्चर देखी थी तभी मैंने आपको शादी के लिए पसंद कर लिया था। देखो गौरी, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें किसी भी अंधेरे में रखूं। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्षी है और उसका नाम मानो चिड़िया है। गौरी कवि तो कालो कौवे का पंख पकड़ लेती है, लेकिन कालो कौवा तो गौरी का पंख झटक देता है और गौरी कहती है, ये क्या कालो जी, अगर आपको कोई और ही पक्षी पसंद थी तो फिर आखिर आपने मेरे से शादी करने के लिए हाँ ही क्यों की? ये सब कुछ तो मेरे लालची माता पिता की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी दौलत की वजह से ही मेरी शादी तुमसे करवाई है। देखिए कालू जी, अब तो हमारी शादी हो गई है और अब आप भी उस पक्षी को अपने मन से निकाल दें और मुझे अपनी पत्नी के रूप में कबूल कर लें। नहीं गौरी, मैं तुम्हें कभी भी अपने दिल में मानो की जगह नहीं दे सकता हूँ और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा होगा। ऐसे ही उन दोनों की शादी को कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और हर रोज ही गौरी कवि तो कालो कौवे को पसंद आने के लिए कुछ न कुछ करती रहती, लेकिन कालो कौवा तो गौरी कवि की तरफ आंख भर कर भी नहीं देखता। देखिए कालो जी, अब तो हमारी शादी को काफी दिन भी गुजर गए हैं, अब तो आप उस पक्षी के ख्यालों से बाहर आ जाइए। अरे गौरी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, बहुत जल्द ही मैं तुम्हें छोड़कर मानो से ही शादी कर लूंगा। ये शादी तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम की ही है। कालो की ये बात सुनकर तो जैसे गौरी कवि के पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है, लेकिन वो बेचारी तो कुछ भी कह नहीं पाती और सोचती है कि आखिर कब उसको अपने पति का प्यार मिल पाएगा। मैं तो कालू जी से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन कालू जी हैं कि उनको मेरा प्यार नजर ही नहीं आता। मानो चिड़िया तो एक बहुत ही रहमदिल और नेक दिल पक्षी थी और हर समय वो किसी न किसी पक्षी की मदद ही किया करती। इसीलिए जंगल के सब पक्षी ही मानो चिड़िया को बहुत ही ज्यादा पसंद भी करते और प्यार भी, और मानो चिड़िया भी इस सब से बहुत ही ज्यादा खुश थी। एक रोज मानो के पेड़ के पास ही एक बूढ़ा पक्षी आकर बैठा था जो देखने में बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। बाबा, मैं आपको काफी समय से ही देख रही हूँ, मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी है, आप मुझे अपनी परेशानी बताइए। हाँ बेटी, अब मेरे इन बूढ़े पंखों में बिल्कुल भी जान नहीं, इसी वजह से मैं अपने लिए कुछ रोज से दाना ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। अरे बाबा, बस इतनी ही बात, अभी मैं आपके लिए दाना ढूंढ कर ले आती हूँ, आप यहीं पर रुक कर मेरा इंतजार करिएगा। इतना कहते साथ ही मानो तो जल्दी से बूढ़े पक्षी के लिए दाना लेने के लिए वहां से उड़ जाती है। थोड़ा ही समय बीतने के बाद मानो चिड़िया तो बहुत सा दाना अपनी चोंच में लिए वापस लौट कर आती है, जिसे देखकर बूढ़ा पक्षी कहता है,
बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, वरना आजकल के समय में तुम जैसे अच्छे पक्षी कहाँ पर देखने को मिलते हैं। अरे बाबा, ये सब कुछ तो मेरा फर्ज था। अगर आपको और किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप मुझे यहीं पर आकर ज़रूर बताइएगा। मानो को ये नहीं मालूम था कि कालो भी ये सब कुछ देख रहा था, क्योंकि वो तो हर समय सिर्फ मानो के पास ही रहा करता और छुप छुप कर उसे देखा करता। और एक दिन कालो कौवा हिम्मत कर कर मानो चिड़िया के सामने जाता है और कहता है, देखो मानो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और मैंने सोच लिया है कि अब हम किसी और जंगल में जाकर शादी कर लेंगे और वहीं पर रहेंगे। देखो कालू, तुम्हारी शादी तो गौरी के साथ हो चुकी है, फिर आखिर हम कैसे एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। हाँ मानो, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन मैंने कभी भी उस गौरी को अपनी पत्नी नहीं समझा, क्योंकि मेरे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही रहती हो। देखो कालू, अब ये सब कुछ नहीं हो सकता और मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी गौरी कवि के साथ अच्छे से गुजारो। देखो मानो, मैं तो अब अभी अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ और मुझे अब किसी की भी कोई भी परवाह नहीं है। मानो तो कालो को समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन कालो तो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही ना था। दूसरी तरफ गौरी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, कि तभी उसकी एक दोस्त परी चिड़िया उससे मिलने के लिए आती है। गौरी कवि तो अपनी दोस्त को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह सहेली, आज तो तुमने बहुत ही दिन के बाद इतना अच्छा सरप्राइज दिया। मैं भी कितने दिनों से ही तुम्हें याद कर रही थी। परी चिड़िया तो गौरी को बताती है कि कालो कौवा बहुत जल्द ही मानो से शादी करने का इरादा रखता है और गौरी कहती है, परी मेरी सहेली, तुम्हें ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये सब कुछ तो मुझे पहले से ही कालो जी ने बता दिया था। ये बात है तो फिर तो सिर्फ और सिर्फ मानो ही तुम्हारी मदद कर सकती है। उसका दिल बहुत ही बड़ा है, तुम जाकर उससे बात करो। अपनी सहेली की ऐसी बात सुनकर गौरी कवि तो जल्दी से मानो चिड़िया से बात करने के लिए उड़ती है और जल्द ही मानो चिड़िया के पास पहुंच जाती है। मानो और गौरी तो दोनों ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं और गौरी कहती है, गौरी तो जल्दी से मानो के पास जाकर उससे कहती है कि वो अगर उसकी मदद करना चाहती है तो उसे किसी और से शादी करनी होगी। ठीक है गौरी, अगर मेरी शादी करने से तुम दोनों की शादी बच सकती है तो मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं जल्द ही शादी कर लूंगी। गौरी भी मानो के लिए कुछ करना चाहती थी और वो इसीलिए अपने बहुत ही अमीर कज़न को कॉल करती है और उसे बुलाती है। नहीं गौरी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं शादी किसी अमीर पक्षी से नहीं बल्कि अच्छे पक्षी से करना चाहती हूँ और खुद ही कोई पक्षी देख लूंगी। अभी मानो ने इतना कहा ही था कि वहां पर टूना भी आ जाता है। मानो ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये तो वही पक्षी है जो सब पक्षियों की मदद टेलीविजन पर करता है। अरे आप तो वही पक्षी हैं जो कि टेलीविजन के हर एक एपिसोड में किसी ना किसी गरीब और बेसहारा पक्षी की मदद करते हैं। जी जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा और मुझे भी गौरी ने आपके बारे में बहुत ही बताया था और मुझे भी अपने जीवन संगनी के रूप में ऐसी ही पक्षी चाहिए थी। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और अब तो मानो चिड़िया की शादी के इनविटेशन कार्ड भी सब पक्षियों के पास पहुंच चुके थे और कालो तो ये देखकर हैरान ही रह जाता है और गौरी से कहता है, ये क्या, मुझे लगता है कि इस इनविटेशन कार्ड पर गलती से मानो का नाम छप गया है, क्योंकि मानो तो किसी और से शादी नहीं कर सकती। नहीं कालो जी, इस कार्ड पर बिल्कुल ठीक नाम छपा है, क्योंकि जिससे मानो की शादी हो रही है वो मेरा अपना ही प्यारा कजन है। अच्छा, तो ये तुम्हारे ही उस कजन की वजह से हो रहा है। जरूर तुम दोनों ने ही मिलकर मेरी भोली भाली मानो को अपनी बातों में फंसाया होगा। ऐसे कुछ समय भी गुजर जाता है और मानो चिड़िया की शादी भी बहुत ही जल्द हो जाती है, लेकिन कालो तो किसी सूरत भी ये मानने को तैयार नहीं था कि मानो की शादी अब किसी और से हो चुकी है। और मानो कहती है, देखो कालो, मैंने तो शादी कर ली है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी गौरी कवि के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ।
कालो कौवा कुछ देर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन आखिरकार उसे भी समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ मानो ने उसी के लिए ही तो किया है। ठीक है मानो, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, और आज से मैं गौरी कवि को अपनी पत्नी का दर्जा देता हूँ। सच में कालो, ये बात सुनकर तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आखिर गौरी कवि को उसका हक मिल ही गया। माना ये सब कुछ तो तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। मेरी खुशियाँ मुझे लौटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी, ये सब कुछ तो मैंने इसीलिए किया है ताकि कालो मेरी वजह से तुम्हारी बिल्कुल भी हक तलफी ना करे और तुम्हें तुम्हारा हक दे। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और अब तो कालो कौवा और गौरी कवि भी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे थे, और अब कालो कौवा गौरी कवि को अपनी पत्नी के सब हक दे देता है। अब तो उन दोनों का जीवन पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका था। कालू जी, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरे अधिकार मिल चुके हैं, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मानव की वजह से ही हुआ है। इस तरह कालू और गौरी अपनी शादीशुदा जिंदगी का अच्छे तरीके से आगाज करते हैं। दूसरी तरफ मानो चिड़िया भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और इस तरह सब हंसी खुशी अपना आगे का जीवन बिताते हैं।